Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? We are fine, and what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम लोग व्याकरण में समास पढ़ेंगे, ठीक है? सभी Yes, लोगों ma'am. Yes, ma'am. बुक ओपन कीजिए। पिछले क्लास में आप लोगों को समास के बारे में बताया भी गया था, और उसके अलावा आपके सिलेबस में भी समास यानी जो ये है उसमें भी तो आप लोगों के समास था, पढ़े थे आप लोग हिंदी बुक में। तो चलिए फिर से हम एक Yes, बार ma'am. समास को दोहराते हैं, आपको विस्तार रूप से समास के बारे में बताया जाएगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, है ना, यानी छोटा, किसी भी वाक्य को छोटा करना, संक्षिप्त करना ही समास होता है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देखिए उदाहरण को। पहला उदाहरण है, उस कमल जैसे नैनों वालों को बुलाओ। और उसी का दूसरा उदाहरण दिया गया है, उस कमल नयन को बुलाओ, यानी कमल जैसे नैने वालों, इतना बड़ा वाक्य न करके उसको संक्षिप्त कर दिया गया है, कमल जैसे नयन वालों की जगह पे कमल नयन। तो शब्दों को संक्षिप्त करना ही समास होता है। तो उसका अर्थ वही है, दोनों उदाहरण में अर्थ बिल्कुल वही है, लेकिन केवल संक्षिप्त कर दिया गया है तो वो देखने में वाक्य अच्छा लगने लगा, नहीं तो वाक्य बड़ा था। तो किसी भी वाक्य को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास होती है। कमल नयन संक्षिप्त पद है, और इस समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। जो संक्षिप्त नहीं किया होता वो समस्त पद होता है, और संक्षिप्त करने के बाद जो लिखा होता है वो समास होता है। फिर कमल जैसे नैने वालों को कर दिया गया तो समास विग्रह हो गया, यानी जब हमने उसको संक्षिप्त नहीं किया तो समस्त पद था, और अगर संक्षिप्त करने से यानी करके फिर उसको हमने अलग कर दिया तो समास विग्रह हो गया। जैसे संधि का होता है संधि, वहां पे आपका वर्णों का मेल होता है ना। संधि में किसका मेल होता है? निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। मेल को संधि कहते हैं और विग्रह कर देने को संधि विग्रह कहते हैं। ठीक वैसे ही शब्दों को संक्षिप्त करने से समस्त पद समास बन गया, और अगर संक्षिप्त न किया गया, विग्रह अलग अलग करके लिखा गया जैसे शब्द था, तो वह समास विग्रह हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है, रसोई के लिए घर। रसोई घर हम संक्षिप्त में कह देते हैं रसोई घर, और उसका अर्थ निकलता है रसोई बनाने वाला घर, रसोई के लिए घर, है ना। शयन कक्ष बोलते हैं। सोने के कमरे को हमने संक्षिप्त में क्या कह दिया? शयन कक्ष। विद्या प्राप्त करने वाला घर को हमने क्या कह दिया? विद्यालय। संक्षिप्त हो गया ना, समस्त पद बन गया, नहीं तो Yes, ma'am. समास विग्रह था वो। तो रसोई पहले आया है तो यह पूर्व पद है, यानी पहला पद है, हर बाद में आया है तो उत्तर पद, यानी जो पहले शब्द आए उसको हम पूर्व पद कहेंगे, जो बाद वाले शब्द होते हैं वो उत्तर पद होते हैं। समास में दो पद तो होंगे ही, तब तो संक्षिप्त होगा। दो या दो से अधिक शब्द, जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वही संक्षिप्त होकर समास बनते, तो उनमें दो पद बन जाते हैं। संक्षिप्त हुआ तो दो शब्द बना तो ही दो पद हो गया। पहले को हम पूर्व पद कहेंगे, बाद को हम उत्तर पद कहेंगे। रसोई घर, रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। ऐसे ही शयन कक्ष, शयन पूर्व पद है और कक्ष उत्तर पद है। अब हम आते हैं समास के भेद में। देखिए समास के मुख्य जो है चार भेद माने गए हैं। पहला है अव्ययी भाव, इसका पूर्व पद प्रधान होता है।
देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। अब आप बताएंगे अव्यय क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे अव्यय शब्द क्या होता है? कई बार पढ़ाया गया है, हर साल पढ़ाया जाता है। किसी को नहीं पता है? अभिषेक को छोड़कर मुस्कान। चलिए अभिषेक आप ही बताइए अव्यय शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अविकारी शब्द है ना, जिस पर अविकारी शब्द अब क्या है भी जान लीजिए। हाँ बताइए बेटा। मैम, जो शब्द लिंग, वचन या काल के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ, जो शब्द लिंग, लिंग का मतलब जान रहे हो ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यस मैम। वचन यानी एक वचन बहुवचन, काल यानी वर्तमान भूत भविष्य है ना, और कारक जो 8 हैं, यानी इसके आधार पे जिसपे परिवर्तन नहीं होता है वो सब ज्यों के त्यों रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने हैं? जो हमने शब्दों को 8 भेद में बांटा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है ना, ये 4 विकारी में आ गए। इसके बाद वाले जो 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, ये क्या बन जाते हैं? अविकारी शब्द। इसमें लिंग, वचन, क्रिया, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा वैसे रहते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी अविकारी शब्द होता है। जैसे यहाँ दिया गया है यस मैम। यथाशक्ति, तो चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, ये बदलेगा नहीं, शक्ति के अनुसार बदलने वाला शब्द नहीं है। तो यथाशक्ति कह दिए हम, शब्द के अनुसार न कह के यथाशक्ति कह दिए। जैसा संभव है, जहां तक संभव हो, ऐसा न कह के यथासंभव कह दिया गया। जीवन भर के लिए न कह के आजीवन कह दिया गया। प्रत्येक क्षण न कह के यानी क्षण क्षण न कह के प्रतिक्षण कह दिया गया है ना। बेखटक, रात रात यानी रातों रात। तो यह अव्यय शब्द है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अविकारी की सबका तरह काम करता है, यानी अविकारी शब्द होता है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान आप लोग को पता ही होगा, अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है ना। यस मैम। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इससे बनाते समय शब्दों के बीच में कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। जब हम समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो इसमें कारक चिन्ह को हम हटा देते हैं, और नहीं अगर समास विग्रह होता है तो इसमें कारक का चिन्ह रहता है। अब इसमें तत्पुरुष समास को कारक चिन्हों के आधार पे कई उपविभाग किए गए हैं। यानी अब कारक का चिन्ह कितना है, कारक कितने हैं बेटा, कितने लोग बता सकते हैं? 8 कारक है ना। 8 का नाम है पता? इसको नाम पता है 8 का? हैंड शो कीजिए। अभिषेक, अच्छा चलिए रत्नेश बताएंगे। मैम कर्ता, मैम कर्म, मैम करण, कर्मधारय, मैम अधिकरण। ये कर्मधारय समास है बेटा, ये कारक नहीं है। करण कहो, कर्ता, कर्म, करण। और गौरव बताइए। मैम कर्ता, कारक, कर्म कारण, कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक,
अपादान कारक, अधिकरण कारक। तनवीर बताइए। कर्म का कम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कारक। 8 हो गए। चलिए मुस्कान बताइए। मैम कर्ता आप कारक, लोग। कर्म कारक। मैम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। संबोधन नहीं बताए थे, है ना तनवीर? हाँ, तो 8। ठीक है, तो इन कारकों का चिन्ह का तत्पुरुष समास में लोप होता है। तो जिस चिन्ह का लोप हुआ, अब आप लोग चिन्ह भी जानते होंगे, हर समास के अलग अलग चिन्ह हैं। कितने लोगों को पता है? जब समास का नाम सबको नहीं पता है तो चिन्ह भी नहीं याद होगा। जो लोग याद किए हैं उन्हीं को केवल याद होगा। अभिषेक आप बताइए बेटा। मैम कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध है काकी के अधिकरण है अरे में पर और संबोधन है अरे। तो इन्हीं चिन्हों का लोप, यानी जिस कारक जिस समास में जिन चिन्हों का लोप हुआ है उसी के आधार पे तत्पुरुष समास के उपभेद हुए हैं। जैसा पहला कर्ता को यहाँ निकाल दिया गया है, 6 भेद किया गया है। कर्ता और संबोधन, संबोधन, कर्ता और संबोधन 2 चीज को निकाल दिया गया। बाकी जो बीच के 6 कारक चिन्ह है उसी का लोप यहाँ हुआ है। तो कर्ता ने हटा दिए, कर्म को आ गया, तो कर्म तत्पुरुष समास। अगर को चिन्ह का लोप हुआ है तो यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। अब इतना ध्यान दीजिए कि जो कारक का चिन्ह, अगर आप समास शब्द को विग्रह करते हैं, जो चिन्ह निकलता है उसी के आधार पे आप बता सकते हैं कि इसमें कर्म तत्पुरुष है, इसमें करण है, इसमें अपादान है, इसमें संप्रदान है। यानी चिन्ह के आधार पे आप, अगर आपको चिन्ह पता है कारक का पता है तो आप ये तत्पुरुष समास के भेद बिल्कुल सरल है। यहाँ बताया गया है कर्म में को चिन्ह का लोप होता है। जैसे स्वर्ग को जाने वाला, स्वर्गगामी, नरक को जाने वाला, नरकगामी, ग्रह को काटने वाला, ग्रह कट, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त, यश प्राप्त या यशस्वी, परलोक को गमन करने वाला, परलोक गमन, यानी को चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें को चिन्ह के लोप होंगे, तो आप उसको कर्म तत्पुरुष जान लीजिएगा। अब आ गया दूसरा करण तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। करण का चिन्ह से है ना, इसलिए से चिन्ह का लोप हुआ। जैसे हाथ से लिखित, हस्तलिखित, ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त, तुलसी द्वारा लिखा हुआ, तुलसीकृत, मन से चाहा हुआ, मनचाहा, मन से न चाहने वाला, अनचाहा, है ना। तो से चिन्ह का लोप हुआ है इसमें। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप हुआ है। अब आप बताइए आदर्श संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? आदर्श
हाँ, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? अब पहले आपको इस तत्पुरुष समास को जानने के लिए कारक का चिन्ह बिल्कुल याद होना चाहिए। बताइए गौरव। मैम के लिए है ना, जैसे यज्ञ के लिए भूम, यज्ञो यज्ञ भूमि, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग व्यय, डाक के लिए घर, डाकघर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, शयन के लिए घर, शयन घर, है ना, शयन के लिए कमरा, कक्ष, शयन कक्ष। तो इस प्रकार के लिए शब्द का लोप हुआ। अगला आपका आ गया अपादान तत्पुरुष। यदि अपादान कारक है तो अपादान तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अपादान, इसका मतलब ही अलग होना है ना। तो अपादान से अलग होने का भाव पता चलता है। जैसे कर्म से भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, यानी अलग होना उससे, यानी अपने कर्तव्य से अलग होना, कर्तव्य भ्रष्ट, है ना। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, राह से भ्रष्ट, राह भ्रष्ट, यानी अलग होना है। अपादान तत्पुरुष समास अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पांचवा आ गया आपका संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, की, के जो चिन्ह होते हैं संबंध को जोड़ने वाले, ये तो है जो संबंधों को जोड़ते हैं, ऐसे चिन्हों का यहाँ लोप होता है संबंध तत्पुरुष समास में। जैसे सूर्य का पुत्र, सूर्यपुत्र, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन पुत्र, संबंध है ना। राजमहल, राजा का महल, राजपुरुष, राजा का पुरुष, करोड़पति, करोड़ों का मालिक, करोड़पति, करोड़, है ना, अरबपति। इस तरह से इसमें का संबंध बताने वाले चिन्ह होते हैं। त्रिलोकी, तीनों लोक का स्वामी। अब आ गया आपका छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक के चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण का चिन्ह, कारक का चिन्ह क्या है? आकृति। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? में और पर, में और पर। जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न, धन मग्न, धन में मग्न, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अश्वसवार यानी घुड़सवार या अश्वसवार, मोटर सवार, मोटर पर सवार, बाइक सवार, बाइक पर सवार, है ना। यहाँ पर चिन्ह का लोप हुआ है और पर। तो आपके यानी कर्ता कारक को हटा दीजिए और संबोधक, दो कारक को हटा के बाकी जो 6 कारक हैं, इन 6 कारक को चिन्हों सहित अगर आपको याद है तो यही आपके तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। समझ में आ गया खुशी? चलिए
अब तत्पुरुष समास के अन्य भेद, इन 6 के अलावा 3 अन्य भेद किए गए हैं। जो आप लोग समास 4 पढ़ रहे हो वैसे 6 माना जाता है। तो जो इसमें 2 एक्स्ट्रा जो समास है वो इसी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, कर्मधारय और द्विगु। ये तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। ठीक है। तो यहाँ और एक नन्य समास है जिसमें आ अथवा अन का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो। ना चाहने वाला, ना बिना नाथ वाला, सत्य न बोलने वाला, ना सत्य असत्य। यानी इसमें ना अगर हम उसको विग्रह कर रहे हैं तो ना चिन्ह आ रहा है ना, तो न चिन्ह आने के कारण ही ये नन्य समास बन गया है। अनचाह अनाथ असत्य, ना को हम आ के रूप में प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है। ना को हम किसके रूप में प्रयोग करेंगे? आ के। अब आ गया कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसमें पहला खंड विशेषण और दूसरा खंड विशेष होता है। दोनों खंड अपने आप में प्रधान होते हैं। पहला खंड विशेषण और दूसरा खंड विशेष। और विशेषण और विशेष क्या होते हैं प्राची? मैम जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते तो प्रविशेषण हो गए। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं बेटा। अभिषेक बताइए आप। हम जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए हाँ। उन्हें विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष होते हैं, और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जैसे मेरी कलम नीली है, तो कलम विशेष है, इसके लिए विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? नीली है। नीली विशेषण शब्द हो गया, तो कलम विशेष हो गया। श्रेया की शर्ट पीली है, तो पीली विशेषण शब्द है और शर्ट उसकी विशेषता बताई जा रही है ना। इस तरह से होता है तो कर्मधारय में। ठीक है। जैसे यहाँ दिया है नीला गगन, नीला विशेषण है और गगन की विशेष शब्द है, नील गगन। चंद्रमा जैसा मुख, मुख विशेष है और उसकी उपमा किससे की गई है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा विशेषण हो गया। ठीक है। तो मुखचंद हो गया। कमल नयन, कमल जैसे नयन। नयन। कमल मुख, कमल जैसा मुख। आपका एक कर्मधारय समास हो गया, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। अब आ गया द्विगु समास। तो द्विगु में द्वंद्व में और छिपा द्विगु में पहला गणना पद आवत है। याद है कि भूल गए आप लोग? इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ रहे। फिर आपको याद रहेगा समास, चाहे जहां भी समास फटाक से आप लोग बता सकोगे। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह, यानी 4 राहों का समाहार ये समूह होता है। चौमासा 4 मास का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। नवरात्र का समूह। नवरत्न,
नवरत्नों का समूह, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, पहले चलता था ना, 2 आने का समूह, 4 आने का समूह, 8 आने का समूह। अब तो अठन्नी चवन्नी चलता नहीं है, रुपया ही सीधे चलता है। अच्छा बताइए, अठन्नी में कितने आने होते थे? अठन्नी का मतलब 8 है ना, तो रुपया में कितने आने हुए? हाँ बताइए, बहुत सरल है। मैम 8 आना। हाँ बेटा, 8 आना। क्लियर नहीं आई आवाज आपकी। गौरव, तेज बताइए, तेज। अखिलेंद्र आप बताइए, रुपया में कितना आना होगा? अब तो हाँ, क्या बोले बेटा? आवाज नहीं आ रही है। 16 आना। 16 आना, वही तो। अरे अठन्नी रुपए तो आधा को अठन्नी कहते हैं। ये बात 16 आने सत्य है, ऐसा भी तो गाँव में लोग 16 आने सत्य है बात। इसका मतलब पूरा रुपया है 16 आना। हम लोग देखे इकन्नी, दुवन्नी, चवन्नी। हम लोगों जब छोटे छोटे थे तो तब प्रचलन में था तो नहीं, चवन्नी थी प्रचलन में, 10 पैसा था, 5 पैसा था, इकन्नी, दुवन्नी, 3। हम लोगों ने 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 8 आना हम लोगों ने, हमने देखा है। हमने देखा 20 पैसे तो होते थे, वो पीतल के बनाते थे, बाकी तो यही सिल्वर वाला होता था। 1 पैसा 2 पैसा जो सिल्वर का होता था। हम लोग के जमाने में चलता नहीं था 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, ये चलता था। लेकिन उससे पहले का मतलब रखे थे हमारे पेरेंट्स लोग, तो हम लोगों ने देखा था, गुल्लक में सब लोग इकट्ठा करते थे। तो चलिए आइए अपने सब्जेक्ट पे। तो द्वंद्व, द्विगु की बात हो रही थी ना, यानी पहला पद संख्यावाची होता है। अब आ गए हम द्वंद्व समास में। द्वंद्व में और छिपा, ये भी बहुत सरल है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें समस्त पद करते समय इसमें और चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, विग्रह करते हैं तो और चिन्ह रहता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन, जमीन आसमान, जमीन और आसमान, बहुत सारे सुख दुख लाभ हानि जो हम क्या कहते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं? अरे विलोम, विलोम शब्द कहते लाभ हानि सुख दुख, और चिन्ह नहीं बोलते हैं ना। ये सब जानो कि इसमें द्वंद्व समास छिपा हुआ है। ठीक है, अब आपका 5 हो गया। अब 6वें पे आ गया बहुव्रीहि, यानी 4, 3 आपने उनको पढ़ा और तत्पुरुष में जो वेद थे उसको पढ़ा, कर्मधारय पढ़ा, बहुव्रीहि। अब आपको बहुव्रीहि पढ़ना है। बहुव्रीहि जिस समास में दोनों पद का दोनों पद प्रधान होते हुए भी उसका तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है, यानी कोई सार्थक अर्थ न निकलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है ना, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र मतलब चक्र, धर मतलब धारण करने वाला। तो जब हमने इसको विग्रह किया चक्र धारण करने वाला, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में तीसरा अर्थ आ गया सामने। तीसरी तस्वीर आ गई, किसकी आ गई?
श्री कृष्ण की या विष्णु जी की, दोनों लोग चक्रधारी है ना, दोनों एक Yes, ही ma'am. रूप है, अलग अलग अवतार है दोनों यस का। मैम। तो ऐसे ही हम जब बीड़ा पाड़ कहते हैं, हाथ में बीड़ा धारण करने वाला, तो ऑटोमेटिक सरस्वती जी हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही गजानन कहते हैं, हाथी जैसे मुख वाले, तो गणेश जी हमारे आ जाते हैं, है ना। लंबोदर कहते हैं तो गणेश जी सामने आ जाते हैं। धनुषधारी कहते हैं तो राम भगवान सामने आते हैं, है ना। मैम एकदम। डमरूधारी कह दिए या चंद्रशेखर कह दिए तो शंकर जी आते हैं, चंद्रमा जिसके शिखर पर है ना। तो तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान लीजिए। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण या उपमान का काम करता है। उपमेय और उपमान, इस चीजों को भी आप लोग समझ कीजिए, जो विशेषण और विशेष है वही उपमेय और उपमान है। उपमेय विशेषण होता है, उपमान विशेष होता है। ठीक है, जैसे कमल की कलम नीली है, तो कलम की उपमा किससे की जा रही है, नीला से, नीला रंग से, तो नीला उपमान हुआ, नीला उपमान हुआ। और समास की भाषा में इसको हम क्या कह रहे हैं, विशेषण कह रहे हैं, है ना। और कलम विशेष है तो यह उपमेय है, ये आपका रस की भाषा में आएगी। में उपमान ये आपकी रस की भाषा है, और विशेषण और विशेष ये आपकी समास की भाषा है। ठीक है, तो तीसरे ओर की संकेत कर रहे हैं, यानी विशेषता दोनों में है। कर्मधारय भी विशेषता बता रहा है और बहुब्रीहि में विशेषता बता रहा है, बस बहुब्रीहि में किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते विशेषता बता रहा है, और जबकि कर्मधारय में तीसरे अर्थ का संकेत नहीं, बल्कि जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसी की ही विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही बहुब्रीहि और द्विगुणी समास में अंतर है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वह दूसरे पद का विशेषण होता है, और बहुब्रीहि में दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र या विशेषण है और त्रि मतलब संख्यावाची शब्द है ना। तो ये कर्मधारय है, इसको हम बहुब्रीहि में जो है त्रिनेत्र को विग्रह करेंगे तो हम कर्मधारय कहेंगे, ना कि हम इसको द्विगु कहेंगे। और तीन नेत्रों वाला भी अगर मानते हैं, यानी अर्थ के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हम त्रिनेत्र करते हैं तीन नेत्रों वाला, तो यहाँ कर्मधारय है, लेकिन त्रिनेत्र तीन नयनों वाला अर्थात शिव जी को अर्थ में संकेत कर रहे हैं, तो यह बहुब्रीहि हो गया। अगर हम शिव जी का संकेत में कर रहे हैं तो बहुब्रीहि हो गया। चलिए बेटा, अब आप जान गए होंगे समास किसे कहते हैं। प्रशांत आप बताएंगे, 5 मिनट का समय है, जल्दी कीजिए, समास बताइए प्रशांत। दो या दो वर्डों के मेल को समास कहते हैं। वर्डों के मेल कहाँ आ गया, अखिलेश आप बताइए बेटा, समास किसे कहते हैं। बुक खोले बैठे हो फिर भी नहीं बता पा रहे हो सब लोग। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, लिखा ही हुआ है सामने। समस्पद क्या है, खुशी, समस्पद किसे कहते हैं।
यानी जो शब्दों को हमने संक्षिप्त कर दिया वो समासपद हो गया। विग्रह किसे कहते हैं? समासपद को तोड़कर उसके मूल रूप में बना देना, अलग कर देना, विग्रह हो गया। समास के लिए कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है। 2 पद यानी 2 शब्द होगा तब तो, 2 या 2 से अधिक शब्द होगा तब तो उसका संक्षिप्त होगा। एक शब्द को तो हम संक्षिप्त कर नहीं सकेंगे ना, तो पूर्ण पद होता है। समास 4 प्रकार के होते हैं मुख्य: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होते हैं। अब बेटा आप लोग इसी के आधार पर अपनी परीक्षा स्वयं लें। इसको आप लोग जो इस बुक में करने वाला है इसको बुक में करिएगा, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? जो बुक में करने वाला है इसको बुक में करके आप लोग भेज दीजिएगा। अच्छा, उस चैप्टर का अभी भेजे थे कि नहीं आप लोग? इससे पहले वाला भेजे थे। इसको आज अपना कंप्लीट करके भेज दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। क्योंकि होमवर्क दिया नहीं गया है, आज का होमवर्क आपका यही है, इसको कंप्लीट करके आप भेज दीजिएगा। तो अगले सेशन में फिर संज्ञा के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? इसको हम थोड़ा पूछ भी लेंगे, रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए बेटा सेशन शुरू करते हैं। अभी 2 मिनट तो खैर बाकी है, चलिए थोड़ा सा हो जाए तब तक। हाँ, यहाँ चलिए मिलान कीजिए। उद्योगपति, कितने लोग बताएंगे कौन सा समास है? उद्योगपति बताइए। अभिषेक। मैम कर्मधारय। मुस्कान। आमरण। नंज समास। दिन रात। श्रेया। द्वंद्व समास। कमल नयन। आदर्श। कमल नयन। मैम तीसरा अर्थ होगा यस मैम। नील गाय। रत्नेश आप बताइए। नील गाय। गौरव बताइए। त्रिभुवन। प्राची बेटा। मैम त्रिगु। अन्याय। अन्याय क्या होगा मुस्कान? अन्याय क्या होगा? अन्याय आपका होगा, अव्ययी भाव तो नहीं होगा अन्याय। अव्ययी भाव आपका अमरण है, अन्याय होगा आपका ये नंस तत्पुरुष, ठीक है?